आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शो जहाँ पर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं। तमाम पूछे हुए सवालातों का वो लाइव ऑन एयर आपको जवाब देती हैं। और हमेशा की तरह इस दफ़ा फिर हमारा उन्वान है इनफर्टिलिटी। लिहाजा इनफर्टिलिटी के हवाले से जो भी सवालात आपके जहन में आ रहे हैं, जो भी मसलों से आप गुजर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा से आप पूछ सकते हैं। चलिए हम आपको बता दें कि आज इस बार भी हमारे साथ डॉक्टर सरिता मौजूद हैं, जो तशरीफ़ लाई हैं चैतन्य क्योर क्लिनिक से। डॉक्टर सरिता, खुशामदीद, कैसी है आप? हमारे साथ डॉक्टर सरिता जी हाँ आ चुकी हैं, वक्त निकालकर इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं कि वो कौन से मसले हैं आपके जिनसे जो आप डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे, और वो इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए। आज एक दफ़ा फिर जब अपने आप कॉल करें तो आपने ये जहन में रखना है कि उन्वान है हमारा, जी हाँ, मौजू है इनफर्टिलिटी। लिहाजा इनफर्टिलिटी के हवाले से जो भी प्रॉब्लम से जो भी सवाल आते हैं वो हम तक आप पहुँचा सकते हैं। कॉल आप हमें करें 0402331338 पर या फिर 040223133820 पर। चलिए हम डॉक्टर सरिता की तरफ बढ़ते हैं और डॉक्टर सरिता से कहते हैं, डॉक्टर सरिता, आज एक दफ़ा फिर आपके ज़रिए हमें मौका मिलेगा इनफर्टिलिटी के बारे में जानने का। क्या ये इनफर्टिलिटी के किस्म भी होती हैं, क्या इसकी टाइप्स भी होती हैं? जनरली इनफर्टिलिटी के टाइप्स यानी दो तरीके के होते हैं मेनली। यानी अगर एक बार भी अगर प्रेगनेंसी आ चुका है तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, अगर कभी भी लाइफ टाइम में या शादी होने के बाद कभी भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आए तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी। द रीजंस फॉर द प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है, यानी फीमेल की तरफ से क्या है, मेल्स की तरफ से क्या है, वो देख के उसको क्लियर करना पड़ेगा। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी एक बार प्रेगनेंसी हेल्दी आके फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं आए तो भी उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ही बोलते हैं। लेकिन एक बार प्रेगनेंसी जो आए वो फुल टर्म बेबी ना होके या मिस्ड अबॉर्शन अगर हुआ तो भी उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ही बोलते हैं। यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होने का मेन वजह यानी मिस्ड अबॉर्शन अगर हो या एक बार प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी होने के बावजूद फिर इस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स अगर किस वजह के लिए हो रही है, वो वजह देखने के बाद वो कॉजेस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। करेक्ट, राइट। डॉक्टर, आप किस तरह से एक फीमेल में और उनके पार्टनर में अगर वो इनफर्टाइल हैं या खुदा न खास्ता इस मसले से गुजर रहे हैं तो आप डायग्नोज कैसे करती हैं? क्या टेस्ट आप रिकमेंड करती हैं, कैसे पता करती हैं आप? जनरली देखिए, यानी एक फीमेल को अगर देखा गया, एक्सटर्नली देखा गया तो या मेल को अगर देखा गया तो मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी बोल के कोई भी नहीं कह सकते। यानी उनके मैरिटल लाइफ है ना, मैरिड लाइफ में उन लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे, यानी रेगुलरली ट्राई करने के बावजूद, यानी जब सब कुछ नॉर्मल हो, यानी फीमेल्स की तरफ से साइकिल्स रेगुलर होके या मेल्स शायद कभी टेस्ट को जाए या नहीं गए, लेकिन फीमेल्स की तरफ से साइकिल्स रेगुलर होने के बावजूद विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शंस अगर उन लोग रेगुलरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आए तो मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो देखना चाहिए। यानी मेनली प्रेगनेंसी आने के लिए फीमेल्स की तरफ से साइकिल्स रेगुलर होके ओव्यूलेशन विद इन 11th to 18th डे 18 mm साइज आके एग रिलीज होना चाहिए, ट्यूबल फैक्टर्स भी नॉर्मल होना चाहिए। यानी फीमेल्स जब एक इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास अगर आए तो उनके हार्मोन लेवल्स कैसे, उनका यानी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्रीज कैसे हो रहे हैं, रेगुलर हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, कुछ भी हो उसके लिए हार्मोनल इंबैलेंसेस और ओव्यूलेशन स्टडी और ट्यूबल फैक्टर्स और इन्फेक्शंस को इन्वेस्टिगेट करते। और मेल्स की तरफ से अगर प्रेगनेंसी आना है तो मेल्स की तरफ से 60 मिलियंस काउंट विद 50% एक्टिव मोटिलिटी रहना बहुत जरूरी है। यानी मेल्स को भी सेमिनल एनालिसिस रिकमेंड करते, यानी उनके तरफ से काउंट कितना है, मोटिलिटी कैसे है, उसमें किस टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से उन दोनों के तरफ से क्या प्रॉब्लम्स है वो पता चलेगी। देन विल ट्राई टू ट्रीट दोज कॉजेस। राइट। डॉक्टर, वहाँ पर से एक ईमेल आया, चलिए अभी ईमेल के हवाले से भी आपसे मैं सवाल पूछते हैं। ये जानना चाहती हैं कि इन्होंने अपने शुरुआती वक्त में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली हैं, तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके होते हैं, जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये भी टू एन एक्सटेंट इनफर्टिलिटी तक पहुँचते हैं? मोस्टली ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर लोग यूज कर रहे होंगे या इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो यूज कर रहे, उसके वो रहने के वजह से भी वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर आल्सो बेस्ड ऑफ हार्मोन टैबलेट्स ओनली। यानी जब एक नॉर्मल लाइफ, जब नॉर्मली जो बॉडी चल रहा है उसमें एक्स्ट्रा हार्मोन सप्लीमेंट्स थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से अगर लोड करे तो इम्बैलेंसेस होने का चांसेस हो सकती है। और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो कॉपर टी हो या कुछ अदर डिवाइसेस जो भी कंट्रासेप्शंस के लिए जो भी यूज कर रहे, वो डिवाइसेस में भी प्रोजेस्टेरोन बेस्ड डिवाइसेस ही होगा। वो हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ कॉपर टी जिन लोग को, थोड़े लोगों को इन्फेक्शन
इन्फेक्शंस होने का चांसेस भी हो सकती है। कॉपर टी निकालने के बाद ट्यूबल प्रेगनेंसीज भी आ सकती है, यानी क्योंकि व्हेन द कॉपर टी इज इंड्यूस्ड इट गोज इनटू द ट्यूब, सो वो निकालने के बाद ट्यूबल स्टेटस यानी ट्यूबल कुछ अनहेल्दी कंडीशंस या कुछ डैमेज होने की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसीज यानी ट्यूबल प्रेगनेंसीज और एल्स वो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। यानी लोगों को ये रिकमेंड करें कि अगर उन लोग बच्चा ना चाह रहे उस बीच में, तो यही अच्छा है कि वो जो ओव्यूलेशन पीरियड होती है फीमेल्स में, यानी 11th डे से 18th डे तक मोस्टली ओव्यूलेशन होने का टाइम है, इस टाइम में अगर उन लोग मिलने का ना कोशिश करें तो प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी कंप्लीटली नीली हो सकती है। ये कंट्रासेप्शन पिल्स लेके, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लेके अननेसेसरली फैक्टर्स उन लोग बढ़ा रहे हैं, यानी जब उन लोग बच्चा चाह रहे होंगे तब आने का चांसेस कमी हो सकती है। तो आप इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बिल्कुल सजेस्ट नहीं नॉट करेंगी? एट ऑल। ग्रेट। चलिए हम बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और कॉलर को हम शामिल करते हैं। हमारे साथ जी पहले कॉलर हो चुके हैं शामिल। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैडम। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैडम। हेलो हेलो जी। जी मैडम, जी अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करें और बताएं आपका क्या नाम है। पहली कॉल में आई गेस कोई प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आई जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं हमें। मैम, मेरा नाम सलमा है, मैं मेदक डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। जी सलमा, अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहिबा से। मैम, मेरे को जो है इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स है। मैं जो है, मेरे को टीबी हो गई थी, 2 भी ट्यूब मेरे ब्लॉक हो गए। मैं अच्छा अच्छा और IVF भी कराई हूँ लेकिन फेल हो गया है। अच्छा, वाह। आपको टीबी कहाँ का हुआ था? यूट्रस में हुआ था या कहीं और नहीं, हुआ? नहीं, मेरे को लंग का हुआ था। लंग का टीबी हुआ था, फिर देखा गया तो आपका ट्यूब्स ब्लॉक था। 2 भी ट्यूब लंग का टीबी होगा था, लेकिन उसके बाद जो है ट्यूब मैं ब्लॉक था। लैप्रोस्कोपी कराई तो मालूम हुआ कि 2 भी ट्यूब ब्लॉक जी, हो गए। जी। फिर उसके बाद मैं IVF कराई, वो भी जी। सक्सेस ना हुआ। जी, आपका माहवारी कैसी होती है माँ? रेगुलरली होता है क्या? रेगुलरली होती। मैं मेरी शादी होके 6 साल हुआ। देखिए क्या ट्यूब ओपन हो सकते क्या मैम? जी, जरूर जरूर। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए आपको ट्यूब्स ओपन हो सकती है मैडम। जनरली ट्यूब्स ब्लॉक होने का वजह ट्यूबरकुलर टेंडेंसीज या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होने की वजह से ही ये ट्यूब्स ब्लॉक होती है। आप में लंग कहीं, यानी यूट्रस कहाँ पर है और लंग्स कहाँ पर है, आपका बॉडी में वो इन्फेक्शन है, इस वजह के लिए आपका ट्यूब्स भी ब्लॉक हुआ। यानी बॉडी में से वो इन्फेक्शन अगर क्लियर कर दिया गया है तो ऑटोमेटिकली आपका ट्यूब्स भी खुल जाएगी, तब आपको नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस रहेगी। आप वो ट्यूब्स ब्लॉक होने का इन्फेक्शन वैसे ही ब्लड में वैसे ही होके आपने IVF करवाए थे, क्योंकि IVF करने के बावजूद भी वो इन्फेक्शन आपके बॉडी में वैसे ही, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए वो इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में से क्लियर हुआ तो वो ब्लॉक्स भी खुल जाएगी और विदाउट एनी IVF आपको नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा। इस टाइप ऑफ केसेस के लिए हमारे क्लिनिक्स में मोर देन 80% तक एश्योरेंस भी है मैडम। हो सके तो आप एक बार drchaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिए। ट्यूबल ब्लॉक्स केसेस को हम लोग ट्रीटमेंट देने के बाद वो ब्लॉक्स खुल के नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस विद ओरिजिनल रिपोर्ट्स है। उम्मीद करते हैं आपको आपके पूछे हुए सवाल का डॉक्टर साहिबा ने जवाब दिया है। और डॉक्टर साहिबा, एक और हम यहाँ पर सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। शिफा हैं जिन्होंने हमें ग्वालियर से ईमेल किया है, ये जानना चाहती हैं कि कैसे ये जाने कि ये मोस्ट फर्टाइल हैं, किस तरह से ये कैलकुलेट करें और कैसे जान सकती है? क्या आप देखिए, बताएंगी आप? मोस्ट फर्टिलिटी इनमें कुछ फर्टाइल के वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है या ना हो रही है ना, मेनली इनका साइकिल, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्रीज कैसे है। अगर साइकिल्स 28 to 30 डेज में रेगुलर है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ही इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि रेगुलर साइकिल्स होने के बावजूद ओव्यूलेशन 100% ठीक से होगा। थोड़े लोगों में रेगुलर साइकिल्स होने के बावजूद भी एन ओव्यूलेशन यानी बिल्कुल एग ही रिलीज नहीं होगा, या थोड़े लोगों में PCOD कंप्लेंट्स यानी छोटे छोटे फॉलिकल्स यानी छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म होती है, और एल्स ओवेरियन सिस्ट यानी वो फॉलिकल्स बढ़ के सिस्ट में फॉर्म हो जाती है, ज्यादा साइज बढ़ के। यानी ये जो भी प्रॉब्लम से साइकिल्स ठीक रहने के बावजूद भी ओव्यूलेशन नहीं होने का हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मेनली FSH LH हार्मोन्स 3:1 रेशियो में अगर है तो ही ओव्यूलेशन ठीक तरीके से होती है। तो इनमें ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है या ना, फर्टिलिटी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं है, जानने के लिए इनको पीरियड आने के बाद फ्रॉम 11th डे ऑनवर्ड शी हैज टू अंडरगो फॉलिकल
मॉलिक्यूलर स्टडी विदाउट एनी सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस नॉर्मली ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा वो कंडीशंस इनको पता करना चाहिए। अगर इस बीच में उसके लिए ओव्यूलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसके लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट अगर लिया गया तो शायद ही कुछ प्रॉब्लम्स रह जाएगी। करेक्ट। एक हम कॉल लेते हैं, हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं शामिल। जी हाँ, आदाब डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। जी मेरा नाम अस्मा है, हम्म, मैं अस्मा हैदराबाद से बात कर रही हाँ, अपना सवाल पूछिए। हूँ। जी मेरे को ऐसा एक रिलीज में हो रहा बोल के थोड़ी बोल सी अपनी रहे थे। आवाज ऊंची करके जी बात मैं करें। treatment सवाल। ली, मेरा महीना 5 डेज बढ़ गए, हम्म, तो मैं मैडम से पूछना चाह रही थी कि आज आके टेस्ट जी तो जाके टेस्ट कराना चाहिए या नहीं, अभी देखना चाहिए कि period होता जनरली है या नहीं आपको होता। कैसे होता है मैडम, कितने दिन बढ़ता है आपका साइकिल्स? नहीं मैडम, सिर्फ 2 दिन या 1 दिन बढ़ता है। अच्छा अच्छा, देखिए मैडम, जिन लोगों को रेगुलर साइकिल्स होता है उन लोगों को एक डे अगर भी एक्सटेंड हुआ तो भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो सकती है। आपको 5 डेज बढ़ गया है ना, तो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लीजिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो उसका रिलेटेड स्कैनिंग से एक बार करवा के हेल्दीनेस ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए दवाई स्टार्ट कीजिए। अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं निकले तो यानी पीरियड्स आने के लिए कोई भी दवाई यानी हार्मोन सप्लीमेंट्स मत लीजिए। थोड़े 1 वीक और वेट करके एक बार पेल्विक स्कैनिंग करवा के उसके बाद हार्मोनल टेस्ट करवा के उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट को ऑप्ट करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब आपको मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर आदाब डॉक्टर प्रोग्राम चल रहा है, इनफर्टिलिटी हमारा मौजू है और आप हमें कॉल कर सकते हैं। पूछे हुए तमाम सवालात का डॉक्टर साहिबा पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने का। डॉक्टर सरिता, एक और आपसे सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। जो टर्म होता है ZIFT, ज़िफ्ट, इसके बारे में हमें आप कुछ बताएं, जिससे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गालिबन कहते हैं। ये क्या चीज़ है और किस तरह से इनफर्टिलिटी में क्या रोल प्ले करता है? देखिए, ये जाइगोट जो ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए जो ट्रांसफर होती है, नॉर्मली फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट ओवरी के पास होने के बाद नॉर्मली सीरियल रिएक्शंस के जरिए ट्यूब्स के जरिए आके फिर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाना चाहिए। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस फॉर द प्रेगनेंसी। यानी अगर बाहर एम्ब्रियो को अगर ट्रांसफर करे तो दैट इज थ्रू द IVF प्रोसीजर्स। यानी नेचुरल्स में ट्यूब्स में अगर कुछ प्रॉब्लम यानी ट्यूब्स में कुछ इन्फेक्शंस रहने की वजह से या सीलियरी एक्शंस में कुछ रहने की वजह से या हाइड्रोसैल्पिंग्स बोलते हैं, यानी पानी भरा हुआ, अगर ट्यूब्स में कुछ पानी भरा हुआ तो भी वो जाइगोट फिर आके फिर इम्प्लांट नहीं हो सकती है। तो इन्फेक्शंस को अगर क्लियर कर दिया गया तो नॉर्मली वो आके फिर यूट्रस में इम्प्लांट होके हेल्दी प्रेगनेंसीज कंटिन्यू हो सकती है। तो ये जब नॉर्मली नहीं इम्प्लांट हो रहे तो अदर वेज ऑफ मेडिकेशंस में क्या करते हैं, नॉर्मली क्यों इम्प्लांट नहीं हो रहा उस कंडीशंस को तो कहीं क्लियर नहीं करते, बस एक्सटर्नली बाहर फर्टिलाइज करके उसको इम्प्लांट करने का कोशिश करते। यानी एक्सटर्नली फर्टिलाइज करके उसको इम्प्लांट करने के बावजूद भी इंटरनल कॉजेटिव फैक्टर्स वैसे ही रहेगी ना, उस वजह के लिए फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो नहीं हो सकती है। तो इंटरनल कॉजेस अगर क्लियर कर दिया गया तो एक्सटर्नली इम्प्लांट करने का कोई जरूरत नहीं है, नेचुरली इम्प्लांटेशन हेल्दी हो सकती है। ओके ग्रेट। चलिए, एक और हमारे साथ जो कॉलर आ चुके हैं अपना सवाल ये पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हम उड़ीसा से मानसी बोल रहे थे। एक बार हम कॉल कर चुके थे तो मैंने IVF के बारे में बताया था कि मेरा ट्यूब ब्लॉकेज है, तो उसको कितना महीना होम्योपैथी का ट्रीटमेंट मेडिसिन खाना पड़ेगा जो ट्यूब ब्लॉकेज के लिए, जो मुझे पूछना था। जी, आपको ट्यूब्स ब्लॉक है बोल के कैसे पता चला? प्रीवियस में कुछ TB था क्या? नहीं, कुछ नहीं था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ट्यूब ब्लॉकेज है। तो उसी वजह से मेरा 8 साल हो गए शादी को। तो मैंने IVF भी करवाए थे लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। आपका माहवारी कैसी हो रही है मैडम? रेगुलर है। हाँ, रेगुलर है। देखिए मैडम, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए आपका जो भी ट्यूब्स ब्लॉक है वो खुलने का चांसेस है। यानी ट्यूब्स ब्लॉक होने का जो इन्फेक्शंस जो वजह आपके बॉडी में है उसको दवाई के जरिए क्लियर कर सकते। यानी कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली कोई भी पेशेंट्स को यह दवाई इतना ही दिन काम करेगा वो कोई भी नहीं बता सकते। आपका इंटेंसिटी ऑफ द कॉजेस आपके बॉडी में कितना स्ट्रांग है उस हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट का टाइम डिपेंड होगा। यानी पहले आप में उस ब्लॉक होने का जो वजह है वो कितना स्ट्रांग है वो देखने के बाद अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड टाइम आपको बता सकते हैं। नॉर्मली 3 मंथ्स में भी कंप्लीटली ब्लॉक्स खुल के नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज भी आए हुआ केसेस है हमारा क्लिनिक्स में। हो सके तो आप एक बार drchaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिए। विद इन 3 मंथ्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद डायरेक्टली नेचुरल प्रेगनेंसी आए हुआ ट्यूबल ब्लॉक्स केसेस विद ओरिजिनल रिपोर्ट्स उसमें हैं।
हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा, नाम है इनका डॉक्टर सरिता। तशरीफ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से और आज हमारा गुफ्तगू एक दफ़ा फिर हो रही है बातचीत हमारी इनफर्टिलिटी पर। कॉल्स भी हम साथ ही साथ शामिल कर रहे हैं। आपके पास मौका है कि इनफर्टिलिटी के हवाले से अगर आप कोई मसले से गुजर रहे हैं, कोई आपके जहन में सवाल आते हैं जो आप डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं और उसका हल चाहते हैं, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। जी, हमारे नंबर्स हैं 0402331380 और 0402331380। आपके स्क्रीन पर ये नंबर्स फ्लैश कर रहे होंगे, इनके जरिए डॉक्टर साहिबा से अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर सरिता, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर एक दफ़ा एक कपल को औलाद हो चुकी है तो क्या चांसेस हैं कि वो आगे चल के कभी किसी स्टेज पर इनफर्टाइल भी हो सकते हैं? देखिए, यानी एक बार प्रेगनेंसी नेचुरली, चाहे अगर वो नेचुरली आने के बावजूद भी सेकंड प्रेगनेंसी शायद थोड़े लोग में नेचुरली हो सकती है, थोड़े लोगों में ट्रीटमेंट के बाद या थोड़े लोगों में कितने भी ट्राई करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। मेन ये रीज़न है कि इस बीच के गैप में उन लोग यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से अगर गुजर रहे होंगे या जनरल बॉडी कंडीशंस में कुछ अनहेल्दी कंडीशंस अगर आया होगा, यानी लाइक डायबिटीज हो या कुछ अदर सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, और एल्स इस बीच में अगर प्रेगनेंसी स्टॉप करने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्शंस लेने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो के फिर सेकंड प्रेगनेंसी में आने में दिक्कत शायद हो सकती है। यानी नेचुरली भी हो सकती है, नेचुरली ना भी हो सकती है। अगर नेचुरली नहीं हो रहा है तो उसके रीजंस क्या है वो देख के उसको क्लियर कर भी सकते हैं। थोड़े लोगों में मिस्ड अबॉर्शंस भी होगा या थोड़े फीमेल्स में ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होके इरेगुलर साइकिल्स। फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नेचुरली आ जाएगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कंप्लीटली अमिनोरिया यानी कंप्लीटली स्टॉपेज ऑफ द साइकिल्स भी हो सकता है। यानी उस टाइम पे अगर कुछ स्ट्रॉन्ग डोसेस ऑफ द मेडिकेशंस अगर लिया गया तो ओवेरियन एनहांसमेंट कंप्लीटली नलिफाई भी हो सकती है। तो दोज कंडीशंस आल्सो कैन बी ट्रीटेड, यानी दोज ऑल आर डिजीज एस्पेक्ट्स। वो डिजीज एस्पेक्ट्स को भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। राइट, नेहा का हमारे पास ये ईमेल आया था जिन्होंने ये सवालात डॉक्टर साहिबा से पूछा था और उम्मीद करते हैं नेहा सवाल का आपको जवाब मिला है। चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल शामिल करते हैं। क्या है इनकी प्रॉब्लम, सुनते हैं जी। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो। खुशामदीद जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं आप? मैं आसमापुर मुंबई से। हेलो। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि डॉक्टर का भी मेरा प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चालू है जी। मेरे प्रेगनेंसी का, तो मेरे ओवुलेशन के लिए डॉक्टर को इंजेक्शन दे रहे, पर लास्ट मंथ भी दिया था पर उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, तो फिर वो साइकिल कैंसिल किया, फिर वापस से एक साइकिल अभी स्टार्ट किया है। तो वो जो ओवुलेशन के बाद एग बनता है वो सही तरीके से नहीं बन रहा है, तो क्या होम्योपैथी के जरिए इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? जी मैडम, जरूर। आपके माहवारी कैसी है? माहवारी के लिए भी आपको दवाई लेना पड़ता है? हाँ, पहले अनरेगुलर थी, अभी रेगुलर हो गई। यानी दवाई लिए तो रेगुलर हो रहा है? हाँ, और अभी थायराइड भी, हाँ थायराइड था पर अभी वो नॉर्मल है। अच्छा, थायराइड के लिए भी आप दवाई ले रहे हो और पीरियड्स यानी माहवारी के लिए भी दवाई ले रहे हो और ओव्यूलेशन के लिए भी आप दवाई ले रहे। देखिए मैम, ये सभी चीजों आप दवाई लिए तो ये आप में नॉर्मल हो रहा है, लेकिन ये दवाई जो ले रहे हो आप, ये क्या ले रहे हो आप, आपके बॉडी में जो हार्मोन्स नॉर्मली रहना चाहिए उसको दवाई के जरिए आप फुलफिल करें तो आप में पीरियड्स हो रही है वो, और एक बार आप में एग भी हो रहा है, लेकिन ये हार्मोन्स आपके बॉडी में क्यों रिलीज नहीं हो रहा वो कॉज तो कहीं भी आपको क्लियर नहीं हो रहा। यानी पीरियड्स आप में रेगुलर आना है तो FSH, LH, प्रोलैक्टिन, E2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आपके ग्रंथ से नॉर्मली आपके बॉडी में प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी आपको 11th डे से 18th डे तक 18 mm साइज आके एग रिलीज होने का चांसेस होगा। आपके ग्रंथ ठीक से काम नहीं कर रहे तो आपके ये हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा, तो आप ये इंजेक्शंस के जरिए या टैबलेट्स के जरिए आपके बॉडी में ले रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी में ये क्यों फुलफिल नहीं कर रही है तो कहीं भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए आपके ग्रंथ क्यों ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहे वो कॉजेस को क्लियर कर सकते हैं। वो कॉज क्लियर होने के बाद विदाउट एनी मेडिकेशंस और विदाउट एनी इंजेक्शंस आपको ठीक से माहवारी होगी और ठीक से हेल्दी एग आके प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस होगा। उम्मीद करते हैं सवाल का आपको जवाब मिला है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। डॉक्टर सरिता, हमारे पास एक और ईमेल आया है निदा का, जो आपसे सिर्फ इन जनरल जानना चाहती हैं कि मेल इनफर्टिलिटी क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी किस तरह से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं।
जनरली देखिए मेल इनफर्टिलिटी यानी अगर नॉर्मली देखा गया है तो हिस्ट्रीज यानी लाइफ स्पैन में फीमेल शायद ही कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रही है, वो एक दो बार वी कैन गेस विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यानी इरेगुलरिटीज ऑफ द साइकिल्स है तो मे बी कुछ प्रॉब्लम्स है बोल के वी कैन गेस फ्रॉम द फीमेल साइड। बट मोस्टली मेल्स को ये मेल अगर कुछ प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं दैट कैन नॉट बी गेस्ड इजीली। यानी कुछ मेनली हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे फीमेल हार्मोन्स अगर मेल्स में ज्यादा है दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोमेशिया। उस कंडीशंस को फिजिकल अपीयरेंस के जरिए वी कैन डिटेक्ट। बट नॉर्मली अगर स्पर्म काउंट में कुछ इम्बैलेंसेस वो कंडीशंस है तो एक्सटर्नली मेल्स को देखे तो कोई भी नहीं बता सकते। मेल्स में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है वो जानने के लिए उन लोग को स्पर्म टेस्ट के लिए जाना बहुत जरूरी है। स्पर्म्स में काउंट में कुछ फ्लक्चुएशंस या इन्फेक्शंस या जनरल बॉडी वीकनेस या नर्वस डेबिलिटीज अगर कुछ है तो भी वी कैन थिंक अबाउट कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस है क्या, वी कैन थिंक अबाउट एंड वी कैन ट्रीट दोज केसेस विद होम्योपैथिक मेडिकेशन। करेक्ट, राइट। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉल हो चुकी है शामिल, कॉलर की सुनते हैं जी। क्या सवाल है आपका? कौन है इस वक्त हमारे साथ? आदाब डॉक्टर। मैम मेरा लेफ्ट ओवरी रिमूव हुई है कुछ दिन पहले। अपना प्लीज हमें नाम बता दें और कहाँ से हैं आप? मैं पूजा भोपाल से बोल पूजा, रही अपना हूँ। सवाल पूछें प्लीज। मैम मुझे चॉकलेट सिस्ट थी लेफ्ट ओवरी में। ओके तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने रिमूव करने के लिए बोला, मतलब लेफ्ट ओवरी को। एक्चुअली मेरा जो सिस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था और एक सिस्ट मेरा 13 इंच के निकले थे। ओके तो मैंने लेफ्ट ओवरी मैंने रिमूव की। अभी मुझे ये पूछना है कि मेरी कभी इन फ्यूचर कंसीव कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, क्योंकि मैरिज में मेरे 5 इयर्स हो गए हैं अभी। ओके ओके तो आपका सिस्ट रहने की वजह से एक ओवरी कंप्लीटली क्लियर कर दिया गया। और आपका माहवारी कैसी हो रही है? रेगुलर हो रहा है? अभी एक्चुअली जब से मेरी ऑपरेशन हुई है 25 अगस्त को, अच्छा। तो तब से लेके मुझे थोड़ी थोड़ी जो है ना वो ब्लीडिंग होती ही रह रही है। कंटिन्यूअसली हो रहा है। देखिए मैडम, प्रॉब्लम है कि चॉकलेट सिस्ट अगर हो भी रहा है तो भी चॉकलेट सिस्ट होने का जो कॉज है यानी बॉडी में सिस्टिक टेंडेंसीज और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सिस्टिक फॉर्मेशंस हो सकती है। ये कंडीशंस को अगर क्लियर कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली ये सिस्ट फॉर्मेशंस भी क्लियर हो जाएगा। सिस्ट है बोल के ओवरी को निकाल देना दैट इज नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन। अगर वो फॉर्मेशंस होने का जो कॉजेस क्लियर अगर नहीं हुआ तो दूसरी ओवरीज पे भी वो प्रॉब्लम हो सकती है ना। लेकिन अभी आपका जो भी एक ओवरी है वो तो हेल्दी है, तो ये जो इंटरनल प्रॉब्लम आप में है वो प्रॉब्लम को आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर करने का कोशिश कीजिए। इसके लिए जरूर होम्योपैथी में आपको ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट देने के बाद आपको जो एक ओवरी हेल्दी है उसके जरिए हेल्दी प्रेगनेंसी भी आ सकती है। पहले आप में किस हद तक हार्मोनल इम्बैलेंसेस है और स्टेटेड कैसे है वो देखने के बाद आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। राइट पूजा, उम्मीद करते हैं सवाल जो आपने पूछा डॉक्टर सरिता ने पूरी कोशिश किया है कि उस सवाल को आपके सवाल को जवाब दे सकें। डॉक्टर सरिता, एक हमारे पास ईमेल आया है, इजाज़त हो तो हम एक ईमेल ले लेते हैं। रेशमा है इनका नाम, इन्होंने चंडीगढ़ से हमें ईमेल किया। ये कहती हैं कि इन्होंने अपने शादी के शुरुआती वक्त में कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह नहीं ली हैं। ये और इनके पार्टनर जो है पिछले 5 महीने से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तकरीबन 1 साल इनकी शादी को हो चुका है और इन्होंने अपना वेट बताया है 51 kg, 5 फीट 2 इंच इनकी हाइट है। पैप्समियर टेस्ट इन्होंने कराया है, नॉर्मल आया है। थायराइड टेस्ट कराया है, नॉर्मल आया है। मेंसेस ये बताती हैं कि वो कम्प्लीटली इरेगुलर हैं। शादी से पहले वो नॉर्मल थे, अब बिल्कुल इरेगुलर हैं। वो आपका मशवरा जानना चाहती हैं, क्या एडवाइस करेंगी उन्हें आप? देखिए इनका ये भी सवाल था कि रेगुलरली ट्राई कर रहे फिर भी प्रेगनेंसी नहीं था, सब कुछ ठीक है, लेकिन इरेगुलर साइकिल्स इज द मेन रीजन फॉर नॉट गेटिंग द प्रेगनेंसी। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में शादी के बाद यानी जिन लोगों में शादी के बाद इरेगुलरिटीज होती है, मेनली इन्फेक्शंस फ्रॉम द हस्बैंड साइड या रिपीटेड यूटीआईज जो मैरिज के बाद रेगुलरली थोड़े लोगों में होती है उसकी वजह से, या न्यू फैमिली में जो एडजस्ट होने का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या जो कंडीशंस जो इम्बैलेंसेस होती है उसकी वजह के लिए भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इन्फेक्शंस होके ये इम्बैलेंसेस इरेगुलरिटी ऑफ द साइकिल्स इनमें हो रही है। ये जो पैप स्मीयर अगर कह रहे थे कुछ इन्फेक्शंस इंटरनली यूट्रस में है वो पता चलेगा, लेकिन इंटरनली हार्मोनल इम्बैलेंस तो उसके जरिए कुछ भी नहीं पता होगा। या थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस अगर रहा तो इरेगुलरिटीज होगा, ये भी नहीं हो सकती है। ओवेरियन एनहांसमेंट ठीक से नहीं हो रही है इनमें तो इरेगुलरिटी ऑफ द साइकिल से। ये ओवेरियन एनहांसमेंट ठीक से क्यों नहीं हो रहा है उसको कंसिडर करके होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर दिया गया तो वो कॉजेस क्लियर होके नेचुरल एनहांसमेंट होके तब रेगुलर साइकिल्स होगी, तब हेल्दी प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस होगा। लेकिन ये है कि शादी के बाद से जब इनका पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है यानी दोनों तरफ से इन्फेक्शंस टेस्ट करके दोनों को भी ट्रीटमेंट देना जरूरी है।
इन्होंने भी पैप्समियर टर्म का जिक्र किया था, फिर आपने भी पैप्समियर टेस्ट के बारे में बताया, ये क्या कैसा टेस्ट है? जनरली पैप्समियर ये है कि सर्विक्स में कुछ इन्फेक्शंस है क्या देखने के लिए सर्वाइकल लेयर को टेस्ट करते हैं। दैट मेनली इंडिकेट्स कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शंस के बारे में वो बता होगा। करेक्ट। एक कॉल हम लेते हैं, हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं जी। आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं, कहाँ से? तलत बोल रहे हैं। हमारे शादी का 2-2.5 साल हो चुके जी। अभी हमें कोई औलाद नहीं है और मेरे शौहर का जो स्पर्म काउंट है उसमें कमी बताती है और मेरे शौहर को थायराइड भी है। जरूर डॉक्टर साहिबा आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको जवाब जरूर स्पर्म काउंट कितना कम है, क्या एग्जैक्टली कुछ आप बता सकते हैं? स्पर्म में मतलब तीनों चीज नील बताती है। अच्छा, एक बार नील भी होता है, एक बार कभी कभार काउंट भी दिखता है? नहीं, अभी तो हमने हो चुका 6 महीना पहले टेस्ट कराए थे तो नील बता रही थी और उनका थायराइड भी बढ़ा हुआ है। अच्छा, थायराइड भी था। और आप इसके अलावा कुछ और टेस्ट आपने करवाए क्या, कुछ बायोप्सी? हम हमने कराया तो मेरे टेस्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन अच्छा स्पर्म काउंट ही नील बताती है। देखिए मैडम, 2 स्पर्म बताती है। अच्छा, एक बार 1-2 या स्पर्म्स बताते हैं। देख में इनमें कभी कभार नील काउंट या कभी कभार 1-2 स्पर्म्स जब बता रहे हैं, यानी टेस्टिकुलर एनहांसमेंट, जैसे आपका टेस्टिस में नॉर्मल हार्मोन्स होके नॉर्मल एनहांसमेंट अगर हुआ तो ये नॉर्मल काउंट होने का चांसेस होगा। इनमें इतना कम काउंट या कभी कभार 0 होने का जो वजह है उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। यानी जिन लोगों को बहुत ही यानी 1-2 स्पर्म्स या जिन लोगों को 0 काउंट है उनके लिए जो ट्रीटमेंट दिया हुआ क्लिनिक है हमारा जो वर्ल्ड में ही फर्स्ट क्लिनिक है। हो सके तो एक बार आपका पूरा पुराना रिपोर्ट्स लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए मैडम। उनमें प्रेजेंट हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या या टेस्टिस में कुछ इम्बैलेंसेस या कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है क्या, देखने के बाद उनको ट्रीटमेंट मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का आपको जवाब मिला है। एक और हमारे पास कॉलर आ चुके हैं, देखते हैं क्या सवाल उन्हें पूछना है। आदाब डॉक्टर। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, मैं सागर से बोल रही हूँ, विजया शर्मा जी। अपना प्लीज सवाल पूछे डॉक्टर साहिबा से। हाँ मैडम, डॉक्टर ने इंदौर में मैंने दिखाया था तो अभी बोला कि IUI का बोला है उन्होंने। अच्छा। हाँ, और शादी को मेरी को 6 साल हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, प्रेगनेंसी नहीं, अभी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। लेप्रोस्कोपी कराया था, उससे भी प्रेगनेंसी नहीं आई। अच्छा। बताएं कि IUI कराना चाहिए या नहीं? आपने IUI को जाने का क्या जरूरत थी? आप में माहवारी में कुछ दिक्कत हो रही है या आपका हस्बैंड का नहीं कुछ मैम, काउंट? महामारी तो रेगुलर आती है, महामारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ओव्यूलेशन है ना तो वो नहीं हो पा रहा है। ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ। देखिए मैडम, आपने जो लैप्रोस्कोपी करवाए थे वो बिल्कुल आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन और ट्रीटमेंट नहीं है। और अभी आप जो IUI के लिए जो सजेस्ट आपको करें वो भी आपका प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन या ट्रीटमेंट नहीं है, बट सप्लीमेंट्री मेथड्स ही है। आप में ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, यानी ओव्यूलेशन होने के लिए जो आप में बॉडी में यानी जो कंडीशंस होना चाहिए वो कंडीशंस ठीक से नहीं बन रही है, तो आप में ओव्यूलेशन नहीं हो रहे। यानी ठीक से ओव्यूलेशन होने के लिए FSH LH हार्मोन्स अगर 3:1 रेशियो में है तो 18th डे के अंदर 18 mm साइज आके एग रिलीज होता है। आप में ये हार्मोन्स में इम्बैलेंस है तो एग रिलीज नहीं हो रहे। IUI के जरिए क्या करते, ये हार्मोन्स को टैबलेट्स के जरिए इंजेक्शंस के जरिए आपके बॉडी में फुलफिल करते, एक के बदले में 2-3 एग्स आने के लिए इंजेक्शंस देते और स्पर्म को इम्प्लांट करके प्रेगनेंसी हो रहा है या नहीं हो रहा वो कंडीशंस देखते। लेकिन वैसे करने के बावजूद भी आप में जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो कंप्लीटली क्लियर नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम तो वैसे ही रहेगी आपके बॉडी में। वो वैसे ही रहने की वजह से कितने भी बार आप IUI के लिए जाओगे तो भी सक्सेस होने का चांसेस कम ही होगा। आप में ये हार्मोन्स क्यों रिलीज नहीं हो रहे, उस कॉज को ही अगर आप क्लियर कर देंगे तो कोई लैप्रोस्कोपी या कोई IUI को जाने का कोई जरूरत नहीं होगा, नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस हो सकते हैं। बेहतर। नाजरीन, यहाँ पर आपका शो आदाब डॉक्टर चल रहा है। आपके तमाम पूछे हुए सवालात का डॉक्टर सरिता जवाब दे रही हैं। उन्वान है इनफर्टिलिटी के हवाले से कोई भी सवाल डॉक्टर साहिबा से आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0402331380 और 0402331382 नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने मसले को ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। डॉक्टर सरिता हमारे साथ कॉलर आ चुके हैं शामिल, इनकी प्रॉब्लम सुनते हैं जी। कौन है इस वक्त हमारे साथ? हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम निधि है। कहाँ से हैं आप? मैं जालौन से हूँ। ओके, खुश आमदीद। अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहिबा से।
मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। थायराइड टेस्ट करवाया है, थायराइड बताया है। अच्छा, बस थायराइड का ही प्रॉब्लम बताया गया या आपका माहवारी ठीक से हो रहा है, एग रिलीजिंग ठीक से हो रहा है क्या? मेरी माहवारी बिल्कुल ठीक हो रही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपने ट्यूब्स का कुछ टेस्ट करवाया क्या आपका? मैंने टेस्ट करवाया था, बायोप्सी करवाई, वो भी नॉर्मल निकला है। थायराइड कराया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम बताया था, लेकिन वो भी ठीक है। और आपके हस्बैंड का कुछ टेस्ट आपने करवाए? हाँ, हस्बैंड का भी टेस्ट करवाया था। उन्होंने बताया था कि स्पर्म काउंट थोड़ा डाउन है, मोर्टेलिटी भी कम है। वो भी अब दवा से नॉर्मल हो गया है। देखिए मैडम, आपके हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट कम है और मोटिलिटी कम है, उसके लिए आपने सप्लीमेंट्री हार्मोन दवाई लिए थे। वो लेने की वजह से यानी टेम्पररी फ्लक्चुएशंस ऑफ द काउंट या टेम्पररी इंक्रीज ऑफ द काउंट मोटिलिटी हो सकती है, लेकिन इंटरनली हेल्दीनेस ऑफ द स्पर्म तो वो टैबलेट्स के जरिए आप में शायद ही आएगी। इस वजह के लिए आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। यानी इंटरनली थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस रहने की वजह से आप में किस हद तक हेल्दीनेस ऑफ द एग हो रहा है और स्पर्म्स हेल्दीनेस कितना है उनके तरफ से देखने के बाद उस चीज़ों के लिए होम्योपैथी में ज़रूर दवाई है। यानी स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम जिन लोग को है, उन लोग को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए ट्रीटमेंट देने के बाद वो इन्फेक्शंस और वो इम्बैलेंसेस क्लियर होके नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस हमारा क्लिनिक्स में है। हो सके तो आप दोनों भी एक बार आपका पूरा पुराना रिपोर्ट्स लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए। जी, एक और कॉल हम डॉक्टर सरिता लेते हैं। कौन है इस वक्त हमारे साथ? हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो मैम, गुड इवनिंग। रितु बात कर रही हूँ। जी रितु, वेरी गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप? जी मैडम, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी रितु, डॉक्टर साहिबा से सवाल पूछें अपना। जी मैडम, गुड इवनिंग। जी मैडम, बोलिए। मैडम, मुझे पीसीओडी है। अच्छा। और मैंने 1.5 ईयर तक एलोपैथी ट्रीटमेंट कराया। ओके। और उसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं हुआ। जी। फिर उसके बाद मेडिसिन लेती तो नॉर्मल आता पीरियड। अच्छा। लेकिन उसके बाद नहीं आता। फिर मैंने हेम्योपैथी ट्रीटमेंट कराया। ओके। मैडम 2 मंथ्स हो गए, लेकिन उससे भी अभी तक पीरियड नहीं आ रहा, रेगुलर नहीं हो रहा। वो भी बोले कि आपका पीरियड इससे रेगुलर हो जाता। अच्छा। और पीरियड अभी आया नहीं। और मेरा LH 2 महीने पहले मैंने टेस्ट कराया था। ओके। FSH नॉर्मल था, LH 14.2 था। ओके। देखिए मैडम, जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर सरिता जरूर आपके मसले को हल करेंगी। जी साहिबा, कैसे करेंगी? देखिए, आपका जो LH ज्यादा है, LH ज्यादा रहने के वजह से, यानी यही बता रहे थे आपको, FSH LH हार्मोन्स 3:1 रेशियो में अगर है तो ही नॉर्मल ओव्यूलेशन हो सकती है। जब FSH LH बढ़ के है यानी उसके वजह के लिए ही PCOD फॉर्मेशन आप में होती है। भले आप अभी फिलहाल आप होम्योपैथी दवाई ले रहे होंगे, लेकिन होम्योपैथी में ये नहीं कि पीसीओडी बोले तो एक दवाई नहीं होगा। आप में ये प्रॉब्लम होने का कॉजेस वो डॉक्टर्स एबिलिटी या डॉक्टर्स इंटेलिजेंस पे ऊपर डिपेंड होगा। यानी आपका पॉजिटिव फैक्टर्स कैसे ले रहे हैं, आप में किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उन लोग दे पा रहे हैं, उस हिसाब से ही आप में ट्रीटमेंट होगी। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए हमारे क्लिनिक्स में मोर देन 80% तक एश्योरेंस भी है। यानी जिन लोगों को ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस या LH ज्यादा जिन लोगों को है, उन लोगों को ट्रीटमेंट देने के बाद वो कम्प्लीटली नॉर्मल होके हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस से, हेल्दी साइकिल्स हो आए और केसेस से, हो सके तो आप एक बार drchaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिए। इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट देने के बाद नॉर्मल हुआ केसेस विद ओरिजिनल रिपोर्ट्स है। बेहतर। एक और कॉलर है हमारे साथ, सवाल पूछना चाह रहे हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। कॉलर की आवाज़ ज़रा दिक्कत कर रही है, हम तक नहीं आ पा रही है। हेलो। हेलो, आदाब डॉक्टर। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम हीना है, हम जमशेदपुर से बोल रहे हैं। जी शिका, डॉक्टर सरिता मौजूद हैं, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मेरे शादी को 1 साल हो गया है, तो हम लोग बच्चा के लिए ट्राई किए, मतलब बच्चा ठहरने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट भी कराए। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का सारा टेस्ट नॉर्मल था और उसमें दवा भी हम लोग को दी थी ठहरने का। फिर भी हम लोग 4 महीना दवा खाएं, हम खाएं, फिर भी मेरा प्रेगनेंसी नहीं आया और मेरे हस्बैंड को बाहर भी जाना है अब। अच्छा, यानी सब कुछ आपके तरफ से भी ठीक था और आपका हस्बैंड का भी सब कुछ नॉर्मली था, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी? जी हाँ, नहीं आती है। उनका स्पर्म मेरे अंदर शायद जाता ही नहीं, हमको लगता है कि तुरंत वो लीक हो गया और उनका थोड़ा पतला भी रहता है। हाँ,
देखिए मैडम, ऐसे यानी 1 बहुत मिलियन शुक्रिया, डॉक्टर ने आपकी प्रॉब्लम सुन ली है, जरूर आपको जवाब देंगी। जी डॉक्टर साहिबा मदद करें। जी देखिए, इनका ये जो वहम है यानी स्पर्म सेमेन कम्प्लीटली अंदर नहीं जा रही है, कम्प्लीटली रॉन्ग यही है। 1 मिलियन ऑफ द स्पर्म यानी 1 ड्रॉप ऑफ द सेमेन में भी 60 मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स हो सकती है। तो ये बिल्कुल आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि भले आपको दोनों तरफ से सब कुछ नॉर्मल रहने के बावजूद भी आप में प्रेगनेंसी नहीं हो रही, यानी उतना हेल्दीनेस उसके स्पर्म्स के तरफ से भी नहीं है और उतना हेल्दीनेस आपके एग के तरफ से भी नहीं है। यानी अनहेल्दी कंडीशंस, मेनली स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक कॉजेस और स्ट्रॉन्ग वायरल इन्फेक्शंस, जो टॉर्स्टन वायरल इन्फेक्शंस हम लोग बता रहे हैं, वो वायरल इन्फेक्शंस रहने की वजह से नेचुरल हेल्दीनेस और नेचुरल फर्टिलाइजेशंस नहीं हो रहे हैं। इस इन्फेक्शंस अगर क्लियर कर दिया गया तो आप में हेल्दी प्रेगनेंसीज नेचुरली आने का चांसेस होगा। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी में आपको जरूर ट्रीटमेंट मिलेगी। चलिए, इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब मिला है। हम कॉल का यहाँ इंतजार कर रहे हैं और इनफर्टिलिटी के हवाले से डॉक्टर साहिबा जो है यहाँ पर बातचीत कर रही हैं और आपके पूछे हुए सवालों का जवाब दे रही है। डॉक्टर साहिबा, इजाज़त हो तो एक ईमेल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आगरा से रूबी ने ईमेल किया है और ये अपना मसला बताती हैं कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से ये गुजर रही है, मतलब मेंसेस के दौरान शदीद तकलीफ इनको पेट में महसूस होती है, क्यों और क्या इसका हल है? ये है कि जनरली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या मेंस्ट्रुअल जो पेन होती है जो फीमेल्स में नॉर्मली ड्यूरिंग द साइकिल्स, दैट इज क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स बोलते हैं। ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस ये क्रैम्प्स, ये पेन, ये डिस्कम्फर्ट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में तो कॉमन है, लेकिन सिवियरिटी ऑफ द क्रैम्प, सिवियरिटी ऑफ द पेन अनबेरेबल अगर फीमेल्स में अगर है तो उतना ज्यादा पेन होने के लिए भी सर्टेन रीजन है। कुछ इन्फेक्शंस या एंडोमेट्रियोसिस कंप्लेंट्स रहने की वजह से, या यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर रहा या ओवेरियन सिस्ट अगर रहा तो भी ये प्रॉब्लम्स बर्दाश्त के बाहर हो सकती है। जब नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स हर एक फीमेल्स में होती है, शायद ही इसका कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बोल के वो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर बर्दाश्त के बाहर वो प्रॉब्लम अगर इनमें है तो उसका रीजंस जानना बहुत जरूरी है, यानी कुछ सिस्टिक फॉर्मेशंस, फाइब्रॉइड्स या कुछ इन्फेक्शंस है क्या वो जान के उसके लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट को ऑप्ट अगर इन लोग करे तो वो शायद बेहतर हो। क्या आगे चल के ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी क्या इनफर्टिलिटी की वजह बन सकते हैं या प्रेगनेंसी में या कंसीव में? डेफिनेटली, यानी नॉर्मल बेरेबल इज क्वाइट ओके, अनबेरेबल क्रैम्प्स डेफिनेटली, क्योंकि वो एंडोमेट्रियोसिस इन्फेक्शन से इन्फेक्शंस रहा तो भी प्रेगनेंसी में इंटरफियर होगा, सिस्टिक फॉर्मेशंस अगर रहा तो भी प्रेगनेंसी में इंटरफियर होगा, और यूटेराइन फाइब्रॉइड्स रहने की वजह से भी प्रेगनेंसी होने का चांसेस कमी हो सकती है। बेहतर, शुक्रिया। हमारे साथ एक कॉलर हो चुके हैं शामिल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ, आदाब डॉक्टर, खुशामदीद जी, अपना नाम बताएं। मैं गुप्ता रांची से बोल रही हूँ। तो जी अपना सवाल पूछिए। से बोल रही हूँ मैडम, अपना सवाल को 1 साल हो गई है जी, और मेरा सब चीज नॉर्मल है, लेकिन ये थायराइड जो है ना TSH 8.4 है जी, बस थायराइड। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के जो है ना मेच्योरिटी एक्टिव जो है ना ये आपको 30 है जी। अच्छा, थोड़ा तो कम। क्या मैडम हम कंसीव कर सकेंगे ना? हाँ हाँ, आपका माहवारी कैसे हो रहे हैं, आपका उम्र क्या है? माहवारी सब ठीक है, एकदम रेगुलर है। और उसके बाद क्या उसके बाद फिर से हम जो थायराइड टेस्ट कराए थे ना 8.4 है, और मेरा हस्बैंड का जो एक्टिव स्पर्म है ना वो 30 है। अच्छा अच्छा, ठीक। आपकी उम्र भी डॉक्टर साहिबा जानना चाहती हैं, आपकी उम्र क्या है? उम्र हमारा अभी चल रहा है 37। बहुत शुक्रिया कॉल किया, डॉक्टर जरूर मदद करेंगी आपकी। जी डॉक्टर सरिता जी, इनमें जो थायराइड 8.7 है ना, थायराइड इम्बैलेंसेस है। ये थायराइड इम्बैलेंसेस अगर हो तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में जिन लोग भी थायराइड से गुजर रहे होंगे प्रॉब्लम से, 100% वो इनफर्टिलिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं बोल सकते, लेकिन एक ग्लैंड एनहांसमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो दैट वो इन्फ्लुएंस दूसरे ग्लैंड पे भी हो सकती है और हेल्दीनेस ऑफ द एग भी नहीं हो सकता है। इस प्रॉब्लम को भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और रही बात इनके हस्बैंड का, काउंट थोड़ा कम है, यानी 30 मिलियंस काउंट है, 60 मिलियंस काउंट विद 50% एक्टिव मोटिलिटी अगर है तो मेल्स की तरफ से नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। इनके हस्बैंड का जो काउंट कम है उसके लिए होम्योपैथी में यानी मेनली हमारा क्लिनिक्स में मोर देन 80% तक एश्योरेंस है। मेनली हमारा क्लिनिक्स में सेमेन एनालिसिस को कंप्यूटराइज्ड माइक्रोस्कोप में देखते, यानी उसमें स्पर्म्स कैसे, उसका मोटिलिटी कैसे, किस टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, उस हिसाब से उनके कॉजेस के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट मिलेगी। वो कॉजेस क्लियर होने
होने के बाद नेचुरल स्पर्म प्रोडक्शन होगा, तब हेल्दी प्रेगनेंसी नेचुरली आने का चांसेस हो सकते हैं। बेहतर बेहतर। आदाब डॉक्टर, प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है और इनफर्टिलिटी जी हाँ एक राइजिंग प्रॉब्लम बनती जा रही है। ये क्यों हो रही है और क्या इसके हल, इस पर हमारी यहाँ पर गुफ्तगू चल रही है। डॉक्टर सरिता मौजूद हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। हमें आप कॉल कर सकते हैं 0402331380 पर या फिर 040233133820 पर। साथ ही साथ हमें आप ईमेल भी अपने सवाल को कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है response@etv.co.in। डॉक्टर सरिता, एक सवाल हमारे पास ईमेल इनफैक्ट आया है जो आपसे पूछना चाह रही हैं कि नॉर्मली जब मिसकैरेज होते हैं या फिर अबॉर्शंस वगैरह होते हैं तो नॉर्मली एक फीमेल को उसका रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाता है। क्या मेन भी या उनके पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं मिसकैरेज और अबॉर्शंस के लिए? कैसे? जी डेफिनेटली, यानी कभी भी अगर एक कपल इनफर्टिलिटी से अगर गुजर रहे होंगे या प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होंगे तो 50% ऑफ द कॉजेज़ मेल्स की तरफ से हो सकती है और 50% ऑफ द कॉजेज़ फीमेल्स की तरफ से। प्रेगनेंसी आने के बावजूद भी वो हेल्दीनेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन नहीं था तो अबॉर्शंस हो गया। दैट हेल्दीनेस यानी स्पर्म 50%, एग 50%, यानी अनहेल्दी कंडीशंस फॉर द स्पर्म काउंट्स अगर रहा तो भी अबॉर्शंस हो सकती है। अनहेल्दी कंडीशंस फ्रॉम द स्पर्म्स या फ्रॉम मेल्स ट्रांसफर टू द फीमेल्स कैन ऑल्सो क्रिएट एन अबॉर्शंस। यानी अबॉर्शंस होने की वजह दोनों तरफ से होगी, यानी एक ही पार्टनर को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फीमेल्स को भी उतना ही रोल प्ले होता है उसमें, फीमेल्स का भी उतना ही रोल होता है। अगर इनफर्टिलिटी से यानी उनके लिए हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए अगर इन लोग ट्राई करना चाह रहे हैं तो वो प्रॉब्लम के लिए दोनों तरफ से अगर ट्रीट किया गया तो ही नेक्स्ट हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस हो सकते हैं इन लोग। नाइस। हाँ, कॉल हमारे साथ शामिल हो चुके हैं कॉलर। जी हेलो, गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। थोड़ी सी अपनी आवाज ऊंची करके बात करें जी। नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रही? बेहतर बेहतर। क्या नाम है आपका? हेलो। उम्मीद हम करते हैं हमारी आवाज पहुंच रही है जी इन तक। अपना नाम बताएं। हेलो। हाय, आई होप दैट यू आर एबल टू लिसन टू अस। अपना नाम बताएं हमें। आपका हम नमिता बोल रहे हैं। हेलो। जी जी नमिता जी, कहाँ से है? नमिता जी आपकी आवाज आ रही है। कलकत्ता से बोल रहे हैं। जी, कलकत्ता से हमारे साथ नमिता जी है। नमिता, सवाल पूछें डॉक्टर से। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, बोलिए। हमारा प्रॉब्लम है, हमारे बेटे, बहू का हमारा सब कुछ ठीक है मगर बेटे का स्पर्म एकदम ही मतलब सीमेंट तो होता है मगर स्पर्म एकदम ही कोई भी मतलब स्पर्म्स नहीं है उसमें या नील काउंट नहीं आ रहा। अभी तो पूरा एलोपैथिक चेकअप कराया तो उन्होंने बोला अभी 2 साल ही शादी हुआ है, कोई भी रिजल्ट नहीं है, यू हैव टू टेक डोनर। तो हम तो होम्योपैथी आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट करने से क्या होगा मैडम? हाँ, और आप ये स्पर्म टेस्ट के अलावा उनको कुछ और बायोप्सी या कुछ हार्मोन्स टेस्ट या कुछ टेस्टिस का स्कैनिंग ऐसे कुछ करवाया क्या मैडम? हाँ, करवाया है, अभी तो इस मूवमेंट में नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप लोगों का कलकत्ता में मैडम सेंटर नहीं है? जी, आपको बताएंगे। बेहतर, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आपके पूछे हुए सवाल का डॉक्टर सरिता जवाब देती हैं। देखिए मैडम, आपका जो लड़का जो प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं ना, जीरो काउंट से जो अजूस्पर्मिया से उन लोग जो आपके लड़का जो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम के लिए हमारा डॉक्टर चैतन्या क्यूर क्लिनिक में 23% तक एश्योरेंस है। यानी स्पर्म काउंट प्रोडक्शन नहीं होने का जो रीजन है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या प्रोडक्शन होके भी बाहर नहीं आ रहे क्या, वो कॉजेज देखने के बाद, टेस्टिस में कुछ अबनॉर्मैलिटीज है क्या, वो देखने के बाद उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट मिलेगी। ओवरऑल 23% तक अपने पास ट्रीटमेंट है इसके लिए। और रही बात कलकत्ता में हमारा क्लिनिक तो नहीं है मैडम, आप लोग drchaitanyas.com का अगर वेबसाइट आप खोलोगे तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन हम लोग को है, यानी ऑनलाइन के जरिए हम लोग आपसे चैट कर सकते हैं, बाद में कुरियर के जरिए आपको दवाई भी भिजवा सकते हैं। बेहतर। एक ईमेल की तरफ डॉक्टर सरिता बढ़ते हैं। ये पूछना चाह रही हैं, निदा इनका नाम है, ग्वालियर से इन्होंने कॉल किया है। ये पूछना चाह रही हैं कि क्या ऐसे हम करें जिससे हम इस इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं, इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर शादी होने के पहले से अगर कोई भी मेल हो या फीमेल्स हो, कोई भी जनरल हेल्थ कंडीशंस या मेनली इनफर्टिलिटीज, मेनली शादी के बाद से अगर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से उन लोग सफ़र नहीं करना चाह रहे हो तो मेन ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेना चाहिए और सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस यानी पीरियड्स को स्टॉप करने के लिए या पीरियड्स लाने के लिए कोई सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस नहीं लेना चाहिए। और आजकल का जो भाग दौड़ चल रही है, यानी स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स जो
कैरियर ओरिएंटेड के लिए जो प्रॉब्लम्स मेल्स फीमेल जो फेस कर रही है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को अगर दूर करेंगे तो अपने में कॉजेस को भी दूर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यानी साइकोलॉजिकल बैलेंसेस अगर रहा तो ऑटोमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम शायद ही उनमें हो सकती है। उससे ज्यादा अगर ज्यादा कुछ क्लिनिकली रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स या सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट को अगर ऑप्ट करेंगे तो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स इजीली वो प्रॉब्लम्स क्लियर होने का चांसेस होगा। बेहतर, बहुत शुक्रिया। एक कॉल को हम जल्दी शामिल करते हैं जी। हेलो, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, मैं फिरदौस बात कर रही हूँ। कहाँ से? रत्नागिरी से। जी, सवाल अपना पूछें। हाँ जी, हमारी शादी को 5 साल हुए, मतलब 6 साल हो गए हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। पूना में ट्रीटमेंट शुरू था, HSG वगैरह किया हुआ है। अच्छा। तो HSG में शायद कुछ तो ऐसा निकला, उन्होंने कुछ बताया नहीं। अच्छा। लेकिन वो जो ट्यूब है उसमें छोटी छोटी फोड़ी है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। अच्छा। PCT जो रिपोर्ट है वो एकदम क्लियर है। अच्छा। और अभी उन्होंने लेप्रोस्कोप करने के लिए कहा है, तो मुझे पता करना है कि वो लेप्रोस्कोप यानी उसमें क्या करेंगे, क्या होता है उसमें, क्या पता चलेगा? अच्छा, अभी यानी ट्यूब्स के प्रॉब्लम के अलावा आपका माहवारी और सब कुछ ठीक है क्या? आपका हस्बैंड का भी काउंट नॉर्मल है? हाँ, सब ठीक है। हाँ, सब नॉर्मल है। ओके, आपको बताएंगे। बेहतर, बहुत शुक्रिया, जरूर आपके सवाल का जवाब देती हैं डॉक्टर। जी, देखिए मैडम, आप में जो ट्यूब्स में कुछ छोटे छोटे नोड्स जो बताए थे आपने, वो मेनली ट्यूबरकुलर हिस्ट्रीज यानी ट्यूबरकुलर नोड्स रहने की वजह से ही आप में शायद ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसकी वजह के लिए आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। लैप्रोस्कोपी में बस यही करते कि ट्यूब्स में जो भी आपको इन्फेक्शन या जो भी ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं वो बस क्लियर करने का कोशिश करते, लेकिन लैप्रोस्कोपी के जरिए वो क्लियर करने के बावजूद भी वो इंटरनली जी वो फॉर्म होने का जो कॉजेस आपके बॉडी में है वो तो वैसे ही रह जाएगी, वो वैसे ही रहने की वजह से फिर वो फॉर्म होने का चांसेस होगा। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए लैप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, यानी वैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स के बिना ओनली दवाई के जरिए होम्योपैथी में वो प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते। आपके बॉडी में वो इन्फेक्शंस को अगर क्लियर कर दिया गया है तो ऑटोमेटिकली आपका ट्यूब पे जो भी इन्फेक्शंस दिख रहा है वो भी क्लियर हो जाएगी, तब आपको हेल्दी प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस होगा। चलें, डॉक्टर सरिता को ऑन दिस नोट हम शुक्रिया अदा इनका करेंगे कि एक दफ़ा फिर ये वक्त निकाल कर आई हैं और आपके तमाम पूछे हुए सवालों का पूरा इन्होंने कोशिश किया है कि लाइव ऑन एयर जवाब दे सकें। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आदाब डॉक्टर में आप शामिल हुए हैं और आज का हमारा सफ़र बस इतना ही था डॉक्टर साहिबा के साथ। डॉक्टर साहिबा का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।